हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। और वर्तमान समय में आप सभी देखेंगे तो आज भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा राज्य कब बना, अर्थात 1956 के बाद राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया। और इस टॉपिक को हम मैप के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय संघ उल्लिखित है, जिसमें बताया गया है कि पूर्ण राज्य कैसे बनाए जा सकते हैं, भारत संघ में से एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य कैसे बनाया जा सकता है, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कैसे किया जा सकता है। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संसद अर्थात इंडियन पार्लियामेंट को। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे भाषा के आधार पर जो भारत में पहला राज्य बनाया जाता है वो आंध्र प्रदेश होता है। इसके बाद जो अलग अलग राज्य होते हैं वह भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को लेकर जो आंदोलन होता है वह 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा तीव्र होता है, एक मद्रास में और एक बॉम्बे में। तो मद्रास में ऑलरेडी ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका है। अब बात करें मुंबई के बारे में तो देखिए, मुंबई में 2 भाषा बोलने वाले लोग बहुत अधिक थे। पहले गुजराती भाषा वाले लोग और दूसरे मराठी भाषा वाले लोग। देखिए, जो बॉम्बे का ये दक्षिणी भाग होता है यहाँ पर मराठी भाषा वालों की अधिकता होती है, जबकि जो ये पूरा बॉम्बे उस टाइम था जो उत्तरी भाग था यहाँ पर गुजराती बोलने वालों की संख्या अधिक थी। तो 1957 में जो मुंबई स्टेट था उसमें गुजरात राज्य की मांग को लेकर जो गुजराती छात्र होते हैं वो आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, और ये रैलियां करते हैं और वो रैली करते हुए जो उस टाइम के तत्कालीन सीएम होते हैं बॉम्बे के, जो मुख्यमंत्री थे वे मोरारजी देसाई थे, उनसे मिलने जाते हैं और वहां पर जाकर वह भाषाई आधार पर एक अलग राज्य यानी गुजरात की मांग करते हैं। जो सीएम होते हैं मोरारजी देसाई वे इनकी मांग को खारिज कर देते हैं और पुलिस को यह आदेश देते हैं कि अगर छात्र ऐसी मांग करते हैं तो इनका दमन किया जाना चाहिए। जिसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और कार्रवाई में 5 छात्रों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो सारे गुजराती होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और महागुजरात आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि महागुजरात आंदोलन के विरुद्ध जो मराठी होते हैं वो भी एक नए राज्य को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। जिसके बाद परिणाम स्वरूप 1 मई 1960 को गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए मतलब गुजराती भाषा के लिए गुजरात राज्य का गठन किया जाता है। और यह भारत का कौन सा राज्य होता है तो 15वां राज्य होता है, क्योंकि हमने इसके पिछले वीडियो पढ़ा कि जो 14वां राज्य बनता है वो आंध्र प्रदेश होता है भाषा के आधार पर। और जो मराठी भाषा बोलने वाले थे उनके लिए महाराष्ट्र का गठन किया जाता है, यानी मुंबई को ही महाराष्ट्र के रूप में बदल दिया जाता है और यहाँ पर मराठी भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। तो इस प्रकार जो गुजरात होता है वो भारत का 15वां राज्य बनता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 1 दिसंबर 1963 में जो नागा पहाड़ी है और तोयंसांग का क्षेत्र होता है उसको मिलाकर नागालैंड का 16वें राज्य के रूप में गठन किया जाता है। देखिए, होता क्या है कि असम में जो नागा पहाड़ी होती है वहाँ के जो जनजाति नागा जनजाति होती है वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए आंदोलन करने लगते हैं और देखते ही देखते जो आंदोलन होता है वो उग्र हो जाता है। जिसके बाद 1963 में नागालैंड का भारत के 16वें राज्य के रूप में गठन किया जाता है। और नागालैंड किससे अलग होता है तो ये भी याद रखिएगा, ये असम से अलग होता है। और नागालैंड देखिए यहाँ पर है, इसको असम से अलग किया जाता है। जिसके बाद संविधान में 13वां संविधान संशोधन किया जाता है। देखिए, क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र था और इससे संविधान में जब बहुत चीज़ों को परिवर्तित करना पड़ता है, इसीलिए संविधान में 13वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रावधान चेंज किए जाते हैं इनके प्रशासन संबंधी। इसके अलावा 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है। देखिए, जो पंजाब होता है वहाँ पर 1957 से ही जो अकाली दल था वे धर्म के आधार पर सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। लेकिन जब वो देखते हैं कि अब मतलब धर्म के आधार पर राज्य का निर्माण संभव नहीं है
तो वे अपनी मांग को रूपांतरित कर देते हैं और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगते हैं। इस टाइम जो पंजाब होता है, पंजाब में 3 भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। पहला पंजाबी, और एक होते हैं हरियाणवी जिन्हें हिंदी भाषा बोला जाता है, हरियाणवी होते हैं, और तीसरा जो होता है पहाड़ी भाषा होता है। जिसके बाद 1 नवंबर 1966 में हरियाणा यानी हिंदी भाषी क्षेत्र राज्य का निर्माण किया जाता है। यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया जाता है और भारत का 17वां राज्य होता है। इसके अलावा जो कुछ क्षेत्र होता है जो कि पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, उनको उस टाइम का जो हिमाचल प्रदेश होता है, जो कि उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसमें मिला लिया जाता है। और जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, उनके लिए पंजाब राज्य का गठन किया जाता है। जिसके बाद जो पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी बनाई जाती है वह चंडीगढ़ को बनाई जाती है, और चंडीगढ़ को इन दोनों से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। देखिए, मैंने अभी बताया कि जो हिमाचल प्रदेश के पहले होता है वह एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, और इसको 25 जनवरी 1971 को भारत के 18वें राज्य के रूप में मान्यता दे दी जाती है। और देखिए हिमाचल प्रदेश है कहाँ, तो देखिए ये जो एरिया हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद 21 जनवरी 1972 को 2 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और कौन कौन से राज्य होते हैं? पहला होता है मणिपुर और दूसरा होता है त्रिपुरा। देखिए, जो मणिपुर होता है इसको भारत का 19वां राज्य बनाया जाता है, और जो त्रिपुरा होता है इसको भारत का 20वां राज्य बनाया जाता है। और ये पहले से ही मतलब कैसे उपस्थित होते हैं, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनको पूर्ण राज्य बनाया जाता है। इसके अलावा एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है, असम का विभाजन करके एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है जो कि मेघालय होता है। मेघालय देखिए कहाँ है, और ये जो क्षेत्र है ये मेघालय का है। इसके अलावा जो मेघालय होता है ये भारत का 21वां राज्य बनता है। देखिए, 19वां राज्य मणिपुर होता है, 20वां राज्य त्रिपुरा होता है, और 21वां राज्य मेघालय होता है। और इसके लिए भारतीय संविधान में 22वां संविधान संशोधन किया जाता है। मेघालय देखिए, मेघालय ए है। इसके अलावा अब अगला राज्य कौन बनता है, तो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में मान्यता दी जाती है, और यह भारत का 22वां राज्य होता है। और इसके लिए संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया जाता है। देखिए सिक्किम में है। तो देखिए, इसके पहले जो सिक्किम होता है यह भारत के सह राज्य के रूप में होता है, और इसको भारत को इसका संरक्षक बनाया जाता है। लेकिन 1975 को इसको भारत के एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दे दी जाती है। इसके बाद 22 फरवरी 1987 को मिजोरम एक नया राज्य बनाया जाता है, और इसको असम से अलग किया जाता है। देखिए, और 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से और जो मिजोरम होता है उसको भारत का 23वां राज्य घोषित किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये भारत का 23वां राज्य होता है। इसके अलावा इसी टाइम 2 और मतलब उपस्थित होते हैं, जिनको मतलब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। पहला जो होता है 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें राज्य के रूप में दर्जा मान्यता दी जाती है। इसके अलावा 1987 में ही जो गोवा होता है, गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य की दर्जा दी जाती है। देखिए, जो गोवा इसके पहले था, ये सभी होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, जो गोवा होता है, गोवा को और दादर नागर हवेली और दमन और दीन, इन तीनों को 1961 में भारतीय संघ में शामिल किया जाता है, और 1962 में इन तीनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, और दमन और दीव और गोवा को एक साथ रखा जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके बाद वर्ष 2003 में 3 नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, और इनका निर्माण किस आधार पर किया जाता है, तो विकास के आधार पर। देखिए, अब तक हमने जिन राज्यों को देखा वे भाषा के आधार पर, जनजाति पहचान के आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब जो राज्य होते हैं वे ना तो भाषा के आधार पर, ना तो जनजाति पहचान के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात करते हैं, बल्कि अब उनकी जो मांग होती है वो बदल जाती है। अब जो राज्य होते हैं वे विकास के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने लगते हैं। जिसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके भारत का 26वां राज्य बनाया जाता है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ है। इसके बाद उसी दिन
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया जाता है और भारत के इसको 27वें राज्य के रूप में मान्यता दी जाती है। देखिए ये उत्तराखंड है। इसके अलावा 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया जाता है और यह भारत का 28वां राज्य बनता है। मैं आप सभी को बता दूं, देखिए ये राज्य विकास के आधार पर क्यों अलग हुए। तो देखिए इसके पहले जो ये देखिए ये जो छत्तीसगढ़ होता है, छत्तीसगढ़ कैसा क्षेत्र है, तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है खनिज संपन्न क्षेत्र है और इसको भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन फिर भी जो ये क्षेत्र होता है ये मध्य प्रदेश की तुलना में बहुत कम तेजी से विकास कर रहा होता है, यानी अल्प विकसित होता है, जबकि जो बाकी मध्य प्रदेश होता है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा विकसित होता है। तो इसी इन राज्यों को लगता है कि हम अलग हो जाते हैं, अलग अगर इन मध्य प्रदेश से अलग हो जाएंगे, यानी छत्तीसगढ़ को ये लगता है कि हम अगर मध्य प्रदेश से अलग हो जाएंगे तो हम अपना विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी तरह जो उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है, देखिए उत्तराखंड भी एक ऐसा क्षेत्र है, तो उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जल संसाधन बहुत ज़्यादा है। और आप सभी को पता है कि जो उत्तराखंड है वो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो ये भी राज्य होता है जो बाकी उत्तर प्रदेश की तुलना में अल्प विकसित होता है, यानी इसको लगता है कि जो बाकी उत्तर प्रदेश है वो ज़्यादा विकास कर रहा है, जबकि हम विकास की दौड़ में पीछे छूट जा रहे हैं। तो इसीलिए ये भी उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिए मांग कर लेते हैं। इसके अलावा बिहार में अगर देखा जाए झारखंड के बारे में, तो झारखंड सभी आप सभी को पता है कि खनिज संपन्न क्षेत्र है और यहाँ पर कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो झारखंड को भी यही लगता है कि जो ये राज्य है, हम लोगों का जो विकास है वे बिहार के साथ संभव नहीं है, इसीलिए हमको अलग हो जाना चाहिए। तो ऐसा होता है कि जब ये देखते हैं कि राज्य हमारा विकास इन लोगों के साथ संभव नहीं है तो ये असंतुष्ट हो जाते हैं और इनको लगता है कि हम विकास के दौर में बहुत ज़्यादा पीछे छूट जा रहे हैं, तो ये अलग राज्य की मांग करने लगते हैं, जिसके बाद इनको अलग कर दिया जाता है और छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य बनाया जाता है और उत्तराखंड को भारत का 27वां राज्य बनाया जाता है और झारखंड को भारत का 28वां राज्य बनाया जाता है। इसके अलावा आप इसी आधार पर जो तेलंगाना होता है, देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग हो जाता है और भारत का ये 29वां राज्य बनता है। विकास के आधार पर ये भी अलग हो जाता है। इसको भी यही लगता है कि जो बाकी आंध्र प्रदेश है वो हमारी तुलना में ज़्यादा विकसित है, जबकि हम अल्प विकसित होते जा रहे हैं, मतलब हमारा विकास नहीं हो रहा है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो 2014 तक जो भारत में राज्यों की कुल संख्या होती है वो 29 होती है। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो देखिए जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है तो उस टाइम जो भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। लेकिन इन तीनों को, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। इसके अब बचते हैं 3, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हो बचते हैं। तो अब बाकी हम अन्य को देखते हैं कि वे कैसे, उनका गठन कैसे किया जाता है। तो देखिए 1961 में दादर नगर हवेली, दमन और दीव और गोवा को भारत में शामिल किया जाता है और 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्हें शामिल किया जाता है। देखिए होता क्या है कि जो दमन और दीव और गोवा होता है ये पुर्तगालियों के अंडर में होता है और 1961 में एक पुलिस कार्रवाई की जाती है जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है और उस कार्रवाई के माध्यम से दमन और दीव और गोवा को भारत में शामिल कर लिया जाता है। और देखिए इसमें होता क्या है कि 12वां संविधान संशोधन किया जाता है जिसके द्वारा 1962 में इन तीनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। देखिए दमन और दीव और गोवा इन दोनों को एक साथ रखा जाता है और दादर एवं नागर हवेली इसको अलग रखा जाता है। अब बात करें तो तीनों केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और अब जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की इस टाइम संख्या होती है वह 4 होती है। कैसे, मैं बता देता हूँ। देखिए जो गोवा होता है एक, इसको छोड़िए भी, जो इसके पिछले में पड़ा कि दिल्ली है, मैं दिखा देता हूँ आपको। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये 3। और चौथा कौन है, तो चौथा है दादर एवं नागर हवेली, ये 4। अब कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। इसके अलावा जो 5वां बनता है वे पांडिचेरी बनता है। देखिए 1962 में 12वां संविधान संशोधन किया जाता है और 5वां केंद्र शासित प्रदेश
पांडिचेरी को बनाया जाता है। इसके अलावा 1966 में मैंने बताया कि जब पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है तो चंडीगढ़ को अलग करके दोनों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया जाता है और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। और इसके बाद 1987 में देखा जाए तो दमन और दीव को 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। कैसे कि देखिए 1987 में जो गोवा होता है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और दमन और दीव को उससे अलग कर दिया जाता है और इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 7 हो जाती है। अब बात करें तो देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर होता है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। इस प्रकार जो जम्मू कश्मीर होता है वो भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश और जो लद्दाख है वो भारत का 9वां केंद्र शासित प्रदेश बनता है। तो अब जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है वो 9 हो जाती है, लेकिन हमने पढ़ा कि जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है। तो देखिए कैसे 8 है। 20 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली एवं दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो अब एक कम हो गया, तो अब बचे कितने? अब बचे 8। तो वर्तमान समय में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है। तो इस प्रकार वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा दोस्तों हम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ राज्यों का नाम परिवर्तित किया गया है, उनको हम देख लेते हैं कि उनका नाम बदलकर वर्तमान में क्या रखा गया है। तो देखिए 69वें संविधान संशोधन 1991 एवं 92 के माध्यम से जो दिल्ली का नाम था उसको बदलकर एनसीआर अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। इसके अलावा मद्रास का नाम बदलकर 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जो मैसूर है, मैसूर का नाम बदलकर 1973 में कर्नाटक कर दिया जाता है। इसके अलावा जो लंका द्वीप है, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, इन तीनों का मतलब एक ही है, इनका नाम बदलकर 1973 में ही लक्षद्वीप कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो उत्तरांचल है उसका नाम बदलकर 2006 में उत्तराखंड कर दिया जाता है। देखिए जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है तो इसका नाम उत्तरांचल होता है और 2006 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ ही हमारा जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम का टॉपिक था वो समाप्त हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।